खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वासिफ़ मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब। शाहीन खालिद भट्ट साहब सेनेटर हैं नून लीग के और मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त भी हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इनके दौर में तकरीबन 18,000 लोगों के मसाइल थे जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़े पाकिस्तान में लोगों ने कर लिए थे, उनके रिश्तेदारों ने। उसके ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन ये ख़ुद कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा तारुफ़ कश्मीरी होना है। ये कहते हैं कश्मीर कॉज़ मेरी ज़िंदगी का मेन मकसद है और कश्मीर की आज़ादी मेरे खून में शामिल है। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर आज़ाद हो। इससे ऊपर ना मुझे पॉलिटिक्स है और ना कोई और काम। अस्सलाम वालेकुम शाहीन खालिद भट्ट साहब। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। शाहीन खालिद भट्ट साहब, हम आपसे बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी और कश्मीर कॉज़ के हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है और आपकी क्या मुलाकात हुई उनसे? नहीं जी, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई लेकिन उनकी तबीयत जो है अभी तो वो टेस्ट वेस्ट उनके हो रहे हैं हॉस्पिटल में। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उनकी कोई डायग्नोसिस जो है पूरा ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ उनका, और हो सकता है कि ट्रीटमेंट उनका यहाँ पे ना भी हो, क्योंकि उनका जो लास्ट ऑपरेशन था, जो बड़ा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था, वो लंदन में हुआ था। तो पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि जो हार्ट का मरीज़ है नॉर्मली कोई नया डॉक्टर उसको टच नहीं करता होता अनलेस इट इज़ वेरी इजी वन। नहीं, क्या वो वाकई बीमार हैं? कई लोग तो कहते हैं कि वो जान के ज़मानत के लिए ये सब किया उन्होंने। सर, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी घटिया सोच है जो भी इस तरह की बात सोचते हैं। तो फयाज चौहान साहब ने ये कहा जी। चौहान साहब तो बड़ा, मतलब मैं उनको ये अगर आप जैसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी सोच घटिया है तो ये थोड़ी सी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैं हमारे मजाज में ऐसी बात करना नहीं है। जी जी, बिल्कुल ठीक। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने तो जब से आए उन्होंने बातें की हैं और बातें ऐसे की हैं कि लोगों को नाराज़ करने की, तलखी पैदा करने की, एक तनाज़ा पैदा करने की बातें की हैं। आप देखिए कि मियाँ साहब की मिसेस के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता था। जी, तमाम वो लोग अब शर्मिंदा भी हैं और खामोश भी हैं। शाहीन भाई, ये देखे ना, पनामा केस, इतनी करप्शन, ये करप्शन, वो करप्शन, और फिर जेल, फिर सजाएं, फिर सब कुछ। तो आप लोगों का दिल ख़राब नहीं हुआ कि हमारा लीडर तो इतना बड़ा चोर निकला है, ये डाकू निकला है और हम भी इसके साथ हैं? आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि आपको भी बगावत करनी चाहिए? सर, मैं तो ख़ास तौर पे ज़ाती तौर पे मियाँ साहब को बड़े करीब से जानता हूँ। जी जी। तो मुझे तो सच्ची बात है, कोर्ट कोई भी फ़ैसला कर दे, मैं चूँकि एक शख्स को जब ज़ाती तौर पे जानने के वजह से मैं तो किसी सूरत में उनको चोर मानने को तैयार नहीं। तो ये जो सबूत निकले हैं ये फिर क्या हैं जी? कोई सबूत नहीं है। देखिएगा आप, अब इंशाल्लाह अभी तो एंड नहीं हुआ ना, अभी तो एक प्रोसेस में से गुजर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी आपने कुछ फ़र्क देख भी लिया होगा कि ये सारी जो गेम शुरू हुई और जहां हम पहुंचे और जहां हम पहुंचने वाले हैं, तो ये वक्त के बाद आपको देख लीजिए भुट्टो साहब के बारे में, उन्हीं जजेस ने जिन्होंने सज़ा दी और आज ज़िंदा भी हैं उनमें से कुछ, जिन्होंने ये कहा कि हमें प्रेशर डलवा के हमसे डिसीजन लिया गया। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए, ये जो आप इलेक्शन हार गए, फिर ये कि आपकी मकबूलियत में कमी हुई है या कुछ और सीन हुआ है? नहीं सर, इलेक्शन के बारे में तो हमारी पार्टी की भी और हमारी इनफरादी तौर पे भी एक बड़ी क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारा कि ये एक रिग्ड इलेक्शन था। उसके अंदर किस किस लेवल पे रिगिंग हुई ये एक बड़ी तफसील तलब डिस्कशन है। इवन इलेक्शन से बहुत पहले ही प्री इलेक्शन भी एक पूरी एक कैंपेन चलाई गई मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। आप सब दुनिया जानती है कि उस वक्त इलेक्शन से पहले ही ये आम बातें होनी शुरू हो गई थी कि हमारे पास जो भी इस्टेब्लिशमेंट या पीटीआई का जो गठजोड़ था उसके नतीजे में शायद फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास ना रहे। लेकिन ये यकीन था कि पंजाब गवर्नमेंट में जो मियाँ शहबाज ने इतनी बेहतरीन काम, मतलब उस शक की बात ही किसी को नहीं कि एक इतना अच्छा काम पंजाब में किया और पंजाब लीड कर रहा था पूरे एशिया में, कि वहाँ उसमें भी हमारी गवर्नमेंट नहीं रहने दी जाएगी। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि पंजाब को लूट के खा गया शहबाज शरीफ, कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की, सारे पंजाब का पैसा लाहौर पे लगा दिया। चलें जी, लाहौर भी पंजाब में ही है और कैपिटल है पंजाब का। अगर ये बात किसी तरीके से मान भी ली जाए तो ये कोई इतनी गलत बात नहीं। शुक्र है ये कहते हैं कि लाहौर पे लगा दिया जाए, उन पे क्या वो कुछ भी कह सकते हैं। और रही बात प्रेजेंट गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट के बारे में तो अभी डिस्कशन करना, ये 6 महीने में जितना कुछ कह दिया गया है इसके बारे में, ये तो उनका तो वो ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनसे गवर्नमेंट चल नहीं रही बेचारों से। वो लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए, सिवाय इसके
कि पास्ट गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बैड माउथ करें, उसके अलावा उनके पास काम ही कोई नहीं है। अपना काम वो बता कुछ नहीं रहे, हैंडल उनसे कोई चीज़ हो नहीं रही। आप दुनिया के जो एनालिसिस हैं इन 6 महीनों के पाकिस्तान के बारे में, उसमें आप देख लें कि कितना आपका लोकल इन्वेस्टर शाई आउट होके इस मुल्क से बाहर चला गया। हुकूमत का दावा तो ये है कि पिछली हुकूमत में अगर जहाँ पे करोड़ रुपए लगता था ये बुज़दार वहाँ पे 2 लाख में काम करते हैं, तो ये बात सच है या बस ऐसी बात ही बनी हुई है? सर मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। जी। मेरा चूँकि मैं स्टे रहा है मेरा अमेरिका में सारी उम्र, तो वहाँ पे जो बिजी मार्केट है और वहाँ पे कंज्यूमर मार्केट है वहाँ पे, और वहाँ पे जो रिटेल स्टोर्स हैं उनके बाहर उन्होंने डिस्प्ले किए होते हैं कुछ सामान और उनमें चोरी भी होती है, कुछ लोग वहाँ से सामान उठा के ले जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा ही डिटेल सर्वे किया हुआ है कि जो चोरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं जितना हमें बाहर रख के उसका फ़ायदा है उसको बेचने का। वाकई एग्जैक्टली। और इसीलिए वो इस चोरी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बिना के ऊपर, इस बेस के ऊपर कि इसका फ़ायदा ज़्यादा है, सेल हमारी बढ़ गई है, सामान को अंदर रख दें उनकी सेल ख़त्म हो जाती है। तो मेरा मतलब है कि ये इतनी केयरलेस है कि हमें KPK में ये शिकायत थी कि उन्होंने अपने जो 5 साल गुजारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो उन्होंने इतने फंड्स खर्च ही नहीं किए इस डर और खौफ से कि चोरी होगी। फिर क्या हुआ कि जो आपकी ना वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन हुई ना आपकी डेवलपमेंट हुई। तो आप मुझे बताइए क्या ये बात ज़रूरी है कि आप डेवलपमेंट को रोकने के लिए सारे फंड जहाँ जहाँ हैं उनको जाम कर दें और लोगों को उनके बेसिक जो उनके राइट्स हैं उनको वो भी आप अवेलेबल ना करें? कि ये ज़रूरी है कि आप काम करें, और जब काम होगा, जब पैसा लेफ़्ट राइट आगे पीछे इन्वेस्ट होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो है, कुछ जो फंड्स हैं वो चोरी भी हों। ज़ाहिर है 22 करोड़ का मुल्क है, तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी जो पैसे का ज़िया है उसको बचाने के लिए आप काम ही ना करें और बैठ जाए आराम से। आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया और पैसा बचाने की कोशिश की है, लेकिन KP हुकूमत में तो वो दोबारा आ गए हैं, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा ने दोबारा किसी एक ही हुकूमत को मौका दिया कि दोबारा वहाँ पे हुकूमत बनाएं। वो तो पंजाब पार्टी को कभी उन्होंने इससे पहले मौका नहीं दिया। सर KP तो दूर की बात, वो पंजाब में आ गए हैं जहाँ इनका अमल दखल कोई नहीं था, जहाँ इनकी परफॉर्मेंस। अच्छा, आप ये समझते हैं कि वो KPK में भी ऐसे ही आए हैं? हर पूरी प्लानिंग है, एक पूरी चीज़ की गई है, आर्किटेक्ट की गई है। और तो शाहीन भाई ये बेहतर नहीं था अगर वो KPK में और पंजाब में धांधली से आए हैं तो आप लोग पार्लियामेंट को ज्वाइन ना करते और इस्तीफे दे के दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करते? नहीं सर, ये एक्सपीरियंस एक बहुत दफ़ा पहले मुझे याद नहीं, 80s में, लेट 80s में हुआ है। ये कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है कि आप प्रोसेस में से आप जो पॉलिटिकल एक प्रोसेस है उसमें से आउट हो जाए। मेरा ख्याल है अब देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग फुल। आप हैरान हो जाएंगे कि सेनेट के अंदर पूरी अपोजिशन बैठी होती है और गवर्नमेंट का एक बंदा नहीं होता, एक बंदा नहीं होता उनका, वजीर तो दूर की बात, एक मेंबर तक नहीं आता सेनेट में। जी हाँ। तो लेकिन वो पार्लियामेंट में तो बड़े एक्टिव हैं, उनका मुराद सईद और वो बाकी सब लोग। वो नहीं तो सर, वो पार्लियामेंट में नहीं एक्टिव, वो मुराद सईद एक बंदा एक्टिव है बेचारा, वो आके उसको पढ़ा दिया जाता है, वो आके बोलते हैं। और आप फिर देख लें कि उनका अपना चेयरमैन सेनेट में उनके अपने वजीर को कहते हैं कि आप मत आए यहाँ, क्योंकि आप आके तो यहाँ पे पूरे सेनेट का माहौल ख़राब करते हैं, लड़ाई करते हैं। शेख रशीद के बारे में, वो भी कश्मीरी हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर शेख साहब तो खैर एक अलग उनकी बेचारे की मजबूरी है, मैं शेख साहब को भी ज़्यादा तौर पर जानता हूँ। उनकी क्या मजबूरी है? उनकी मजबूरी है सर कि वो एक पार्टी वन लीडर शो हैं और एक सीट है उनके पास, और अगर खुदा न खास्ता PTI की जिस तरह अभी मतलब अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही तो उनका तो मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, उनका तो मुस्तकबिल उन्होंने अटैच किया खान साहब के साथ। लेकिन बट साहब उनका मुस्तकबिल तो कभी ख़त्म नहीं होता। वो एक दफ़ा आप देखें जब वो नवाज शरीफ के साथ भी सेट थे, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में भी थे वो, उसके बाद अब काफली की हुकूमत में भी, और अभी फिर इमरान खान के साथ भी सेटिंग है उनकी। तो ये आप तो नहीं कह सकते कि शेख रशीद का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा इमरान खान के साथ? अगर तो यही पार्टियाँ हैं और यही पार्टियाँ रहेंगी जो बन गई हैं तो मेरा ख्याल उनका फ्यूचर ख़त्म, क्योंकि आप समझते हैं कि अब उनका कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि वो तमाम पार्टियों में से हुआ है, अभी कोई पार्टी और है नहीं, अनलेस एक और पार्टी बने। और देखिए हम सब लोग उम्र के उस हिस्से में हैं कि वी आर ऑल प्लेइंग लास्ट इनिंग ऑफ आवर लाइफ, वी शुड बी फेयर टू आवरसेल्फ, वी शुड बी फेयर टू दिस कंट्री, वी शुड बी फेयर टू आवर कॉजेस। बट साहब आपको कोई धमकी कुछ लोगों ने दबाव नहीं डाला आप पे, आप ये PMLN छोड़ के PTI को ज्वाइन करें या कुछ ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? नहीं सर, मुझे नहीं डाला गया, सच्ची बात है, मुझे किसी ने नहीं डाला, और शायद इसलिए नहीं डाला गया कि डालने वालों के इल्म में है कि यहाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे तो किसी ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन हमने
बिल्कुल ऑब्ज़र्व किया। बहुत से लोग, देखिए हर आदमी जो है वो मजबूर नहीं होता और कुछ लोग मजबूर होते हैं, कुछ लोगों के बैगेजेस होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम व्हाट्सएप से पूछेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उनका किरदार क्या था और उन्होंने क्या काम किया। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी हम शाहीन हालिद भट्ट साहब से पूछेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से। आज से पहले कभी पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं हुआ है। वो पाकिस्तानी जो बाहर से ज़र मुबादला भेजते हैं लेकिन उनकी जायदादों पे यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। चूँकि शाहीन हालिद भट्ट साहब ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, तो इनके सामने किस तरह के हालात आए, किस तरह के वाक़यात आए, उस पर बात करते हैं। शाहीन हालिद भट्ट साहब, हमें ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर से इतना पैसा भेजते हैं, उनकी जायदादें यहाँ पे महफूज थी जब आप आए उससे पहले, या क्या यहाँ पे सीन क्या था एक्चुअली? नहीं जी, वो तो खैर आप सबको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सबसे बड़ी कंप्लेन विद अदर कंप्लेन, सबसे बड़ी कंप्लेन उनकी ये है कि उनकी जो वहाँ जो रिस्क हलाल है और उसकी कमाई से जो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती है वो सेफ़ नहीं है। वो घर हो, वो लैंड्स हों, वो किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट उनकी पाकिस्तान में हो, ये कंप्लेन उनकी सबसे बड़ी थी। और मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को और मियाँ शहबाज शरीफ को जाता है कि उन्होंने एक बहुत ही ज़ीर और बड़ा एक स्टडी करके और पूरी रिसर्च करके एक ऑफिस इनेक्ट कराया पंजाब असम्बली से। इट वॉज नॉट अ प्राइवेट ऑफिस, बना के उन्होंने बनाया जिसका नाम था ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन। और ये वाहिद ऑफिस है एंड मैं उसका फर्स्ट वाइस चेयरमैन था, मियाँ शहबाज चेयरमैन थे, कि हमारी जो इस ऑफिस की जो मियाँ साहब चेयरमैन थे और आप वाइस चेयरमैन, तो बेसिकली आप ही चेयरमैन हो गए ना, क्योंकि मियाँ साहब तो नहीं देखते होंगे इसको। नहीं सर, मियाँ साहब मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा वो सिस्टम उसका ऑनलाइन इतना डिटेल बनाया गया था और इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया गया था कि मियाँ साहब जो थे उसको डेफिनेटली वॉच करते थे। उनमें जो वो केसेस थे जिनको 3 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो मियाँ साहब खुद इंटरवीन करके पूछते थे कि इसको 3 महीने क्यों लग गए। हमारे जितने केसेस थे, हमारा प्रॉमिस ये है कि उसको 1 महीने में रिजॉल्व करना, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी जहाँ पे केसेस जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेरे सामने जो डेटा पड़ा हुआ है उसके मुताबिक आपके दौर में 18,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, तो इसमें से कितने रिजॉल्व हुए? इसमें जनाब 62% हमारा सक्सेस रेट था। और मैं यहाँ 62% जी 62 तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। और हम इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश में थे इंशाल्लाह। और हमने हमारी उसके लिए कुछ सेटअप को थोड़ा बदलने की रिक्वायरमेंट थी जो हम उस पर काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह अगर हमें हमारी जब हुकूमत वापस आएगी तो हम उस पर फिर काम करेंगे, क्योंकि वो एक हमारी सक्सेस स्टोरी है और पूरी पंजाब गवर्नमेंट की सबसे टॉप पे बेहतरीन स्टोरी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी। केस रिजॉल्व होने से आप क्या मुराद लेते हैं? सर, केस रिजॉल्व होने का मतलब ये है कि जो कंप्लेनेंट है वो हमें ऑन रिकॉर्ड फ़ोन पे कहता है कि मेरी जो कंप्लेंट थी वो रिजॉल्व हो गई है एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड थैंक यू वेरी मच। यानी कि उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर मकान उनको वापस मिल गया, जो भी उनकी जिन्होंने कब्जा किया था। तो उनसे आप कैसे निपटते हैं? यहाँ पे तो केसेस हो जाते हैं कोर्ट में और वो सदियों चलते हैं। नहीं सर, हमारे पास तो मैंने जैसा आपसे कहा कि ओपीसी में पूरे डिपार्टमेंट, इट्स अ स्मॉल सेक्रेटेरिएट, जिसके अंदर हमारा एक लीगल विंग था, एक पुलिस विंग थी, एक रेवेन्यू की डिपार्टमेंट थी। तो जो हमारा लीगल विंग है उसको लीगली कवर करता था। हम कोई ये नहीं थे कि डंडे पकड़ के हम काम कराते थे। अच्छा। हम पूरा उसको लीगली कवर करवाते थे। और उसमें सच्ची बात है कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उस वक्त के जो हमारे जो अपने जज थे अपने सुप्रीम कोर्ट पंजाब के, वो ज़बरदस्त उन्होंने हमारी कोऑपरेशन की। और हमारे रिज़ल्ट को देखते हुए उन्होंने कहा जी कि आप बिल्कुल हम जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक जज मुकर्रर कर दिया गया था स्पेशल, कि उनके केसेस को सुने और उनका जो है बजाय इसके कि उनको टाइम दे, उनका वो 3 महीने के अंदर उसका रिजॉल्व करे उसको केस को। ओवरसीज़ पाकिस्तानी में कोई ऐसा पाकिस्तानी जो आपको याद रहा हो कि यार इसका बहुत बड़ा काम था, ये मैंने करवा दिए और ये वाकई बड़ा मुश्किल काम था? मैं सच्ची बात है कि काम तो खैर बड़े थे, लेकिन मैं आपको एक डिपार्टमेंट का काम बता देता हूँ कि OPF ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो कि गवर्नमेंट का अदारा है, वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। उनकी सोसाइटीज़ जो यहाँ पे जोहर टाउन में थी, उनकी OPF की सोसाइटी के ऊपर कब्जे किए थे लोगों ने। अच्छा, गवर्नमेंट की सोसाइटी पे कब्जे किए थे, वो हमने खाली करवाए। और उनकी आपने बड़े साइज़ की बात की है, तो उनमें एक प्लॉट था 92 कनाल का कमर्शियल, और 92 कनाल का एक गवर्नमेंट का प्लॉट जिस पर कब्जा किया हुआ, जी उस पर कब्जा किया हुआ था। एक कोई 52 कनाल का था, एक 50 कनाल का था, एक 30 कनाल, हमें 4 के ऊपर सिर्फ एक रह गया था। वो हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह
फिर आएंगे वापस और उसको भी खाली करवाएंगे। तो मौजूदा हुकूमत ने आपके काम को आगे बढ़ाया है या वो बस वहीं पे ठप हो गई? अनफॉर्चुनेटली ये मुझे बड़ी तकलीफ़ की बात है, और ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा। होना तो ये चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट हो, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर उस गवर्नमेंट ने कोई अच्छे काम किए हैं तो उनको आगे लेके कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए, यहाँ किसी एक पार्टी का ठेका तो नहीं है, ये मुल्क तो सबका है। तो जो भी नई गवर्नमेंट आए, जो भी पार्टी आए, उसको कंटिन्यू करे। अनफॉर्चुनेटली कहते सब हैं, जब करने की बारी आती है तो आप देख लीजिए इन्होंने तमाम वो काम, मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ओपीसी को डिस्क्रेडिट करने के लिए उसको बंद करने की कोशिश की, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का इतना प्रेशर पड़ा गवर्नर साहब पे, वो आके लोग मिले और इन पे उन्होंने कहा जनाब खुदा का खौफ करें, एक यही तो वाहिद ऑफिस है जो हमारी होप है। तो फिर उनको अंडर प्रेशर उसको कंटिन्यू रखना पड़ा, लेकिन वो ऑफिस कंटिन्यू तो है, लेकिन उसके अंदर वो ना हार्ट एंड ना सोल नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनको ये फ़िक्र है कि अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो शायद अल्टीमेटली क्रेडिट जो है वो मियां शहबाज को जाए। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ, नेगेटिव सोच है, ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच गलत है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हालांकि पीटीए को भी जमात समझते थे, लेकिन ये बड़ा सुन के अफसोस हुआ। अब हम ब्रेक के बाद नाज़रीन में वापस आएंगे तो हम इनसे बात करें कश्मीर के हवाले से। बट साहब एक बात बड़ी खूबसूरत इनके मुतालिक मशहूर है कि ये समझते हैं कि कश्मीर बेसिकली कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर की डेवलपमेंट इनकी ज़िंदगी का असल मकसद है, बाकी सब तो बस ज़िंदगी का हिस्सा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। बट साहब एक बात आपके मुतालिक हमेशा से मशहूर है कि कश्मीर आपकी शाहरग है। असल में पाकिस्तान की और हमारी शाहरग है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आपकी शाहरग है, ये पूरी दुनिया को पता है। तो कश्मीर के हवाले से आपने क्या काम किया अब तक? सर कश्मीर, देखिए कश्मीर मेरे लिए बहुत अहम एक कॉज़ है, और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को, हर नॉर्मल इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई कॉज़ तो रखनी पड़ती है अपने दिल के करीब, ताकि उसकी पूरी लाइफ में पूरी ज़िंदगी गुजार ले। तो मैं तो शुरू में बचपन से ही समहाउ कोई ऐसे मामला बने कि मैं इस कश्मीर कॉज़ से अटैच हो गया। मेरा फ़ौज में जाना भी कश्मीर कॉज़ की वजह से था। फ़ौज छोड़ने के बाद अमेरिका में मैंने कश्मीर कॉज़ के लिए कश्मीर मिशन बनाया, और कश्मीर मिशन जो है आज भी मौजूद है, और न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कनेटिकट, न्यू जर्सी के हवाले से जितनी आपको एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं वो अल्लाह मियां की मेहरबानी से और भी जमाते हैं वहाँ पे। अमेरिका में भी आप कश्मीर कॉज़ के लिए कुछ काम कर चुके हैं? जी, मैं अमेरिका में 38 ईयर्स काम किया है। अच्छा। और उसमें बड़े लोग और भी हैं जो काम करते हैं, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारा रोल जो है, चूँकि मेरा जो ऑफिस था ये यूएन के बड़ा करीब था, तो हमारे लिए बड़ा ईजी भी था। ऑफिस था आपका? मेरा बिज़नेस था जी, मेरा बिज़नेस था। कश्मीर कॉज़ के हवाले से भी आपने कोई मिशन? जी, कश्मीर मिशन, मेरा कश्मीर मिशन का ऑफिस था जी। और कश्मीर मिशन यूएसए, तो मैं उसका चेयरमैन था, लेकिन मेरा जो बिज़नेस था वो भी उसके करीब था। मेरा रेस्टोरेंट भी वहाँ पे कश्मीर रेस्टोरेंट के नाम से ही था शुरू से। जी हाँ, तो मेरे जितने वहाँ रेस्टोरेंट थे उनका नाम कश्मीर के हवाले से। मेरी ज़िंदगी का, मैंने जैसे आपसे कहा कि मुझे सबको करीब है, मैंने इसको मोहब्बत की वजह क्या है? सर एक तो ये है कि मैं, सच्ची बात है, मैं खुद कश्मीरी हूँ। भाई मेरे 4 फादर जो हैं वो श्रीनगर और बारामूला से आए हुए हैं, तो हमारा तल्लब जो है डायरेक्ट कश्मीर से है। एक तो ये बात डेफिनेटली है। फिर मैं समझता हूँ कि जिस बंदे को, जिस शख्स को इस मुल्क से मोहब्बत है, ये हो नहीं सकता कि उसको कश्मीर कॉज़ से ताल्लुक़ ना हो, क्योंकि ये दोनों जो नॉन अनफिनिश्ड एजेंडा के पाकिस्तान का जो तकमील पाकिस्तान है, वो बनती तब है, तकमील तब होती है जब कश्मीर जो है वो आज़ाद हो और पाकिस्तान के अंदर है। शाहीन भाई ये बताइए, कश्मीर की आज़ादी में असल रुकावट क्या है? कश्मीर के, देखिए जी, बात यह है कि उसके अंदर कुछ अपनों की मैं समझ रहा हूँ कि बदनीतियाँ भी हैं। अपनों की बदनीतियों से क्या मतलब? सर बात यह है कि ये, आप देखिए ना, हम कहने को ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है, ये हम कहते हैं ना सर, और शाहरग का मतलब यही है कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो आप पाकिस्तान की मौत वाक़ हो सकती है कश्मीर की, अगर कश्मीर तो मैं समझता हूँ कि अगर हम वाकई उसको उतना ही अजीज़ प्रैक्टिकली भी मान लेते हैं जितना हम लाहौर को, गुजरांवाला को, सियालकोट को मानते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि कश्मीर के अंदर इतने जुल्म और इतनी वहाँ पे बर्बरियत जारी हो डेली बेसिस के ऊपर, और हम सिर्फ अखलाकी और सियासी और समाजी जो उसकी सपोर्ट है उसको लफ्ज़ कह के तो उसको ख़त्म करके सो जाए। तो बरसत क्या वजह है, मतलब अगर हम कश्मीर को लाहौर, गुजरांवाला
वज़ीराबाद नहीं समझते, तो 3 दफ़ा तो इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म रहा है वो शख्स कश्मीरी था, तो फिर क्या वजह है कश्मीर को अहमियत नहीं दी आपको? सर ये तो खैर बड़ी एक लंबी बात है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ख़ित्ता है, हमारा जो मुल्क है, इसके ऊपर फार ईस्ट से रीजनल प्रेशर्स बड़े हैं, फिर इंटरनेशनल प्रेशर बड़े हैं। उसके लिए हमारे मुल्क का आज़ाद होना, और जब मैं आज़ाद कहता हूँ तो मेरा मतलब ये है कि आज़ाद राय देने के लिए आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए इंशाअल्लाह अगर ये कौम मेहनत करे और ये खुददार कौम हो, और हम सिर्फ बाहर के ममालिक से एड लेके पैकेज ना लें, तो फिर हमारी जब राय होगी तो फिर हमारी कौम तैयार होगी, फिर राय हमारी अपनी होगी। फिर एक और ताकत वो नहीं है असल में, जब राय लेंगे, जब बाहर से पैसा लेंगे तो उसके साथ पैकेज होता है, उसकी और डिमांड होती है जी। अभी देखिए ना, आजकल लोग इजराइल की बात कर रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये इसीलिए है ना कि पाकिस्तान को आप देख लीजिए, पाकिस्तान को हमेशा जब बहुत कमज़ोर देखा गया है, इन दी माजी में भी जी। जब भी पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर देखा गया है, उस वक्त पाकिस्तान से बड़ी ख़तरनाक चीज़ें मनवाई गई हैं। हादसा पाकिस्तान जब भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत आई है, पाकिस्तान से कुछ ना कुछ मनवाया गया बेसिकली, आप ये भी कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये भी कह सकता हूँ। मतलब पास तो यही है, पास तो यही है। तो एक सियासी हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, तो फिर अभी क्यों ये सब कुछ हो रहा है? सर, ये सियासी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली इसको किसी को शक नहीं है, उनको खुद शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है, कि हम सेम पेज पे, उन्होंने ये खुद कहा है कि हम जो है फ़ौज हमारे साथ है। तो ये तो इसमें शक की बात नहीं है कि ये सिविलियन फेस ज़रूर आगे है, लेकिन पूरी तरह ये लाए गए हैं, और जब जो लाए गए हैं उन्होंने पैकेज नहीं दिया होगा उनको, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे काम कर सकते हैं? शाहीन हालिद भट्ट साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि कश्मीर कभी आज़ाद होगा या नहीं, और नियर फ्यूचर में कुछ चांसेस हैं इसकी आज़ादी के? सर, बात ये है, कश्मीर चाहे नियर फ्यूचर में हो चाहे फार फ्यूचर में हो, कश्मीर को आज़ाद होना है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि चलें ठीक है, पाकिस्तान में इतनी शिद्दत शायद ना रह गई हो, लेकिन कश्मीरियों में एक इंडिजिनस वहाँ के लोगों के अंदर तहरीक आज़ादी जो है ना वो पनप गई है, और उसके अंदर कोई अमल दखल किसी एजेंसी का नहीं है, हमारा भी कोई इतनी हेल्प नहीं है, लेकिन वो खुद लीडर्स का भी कुछ नहीं है। अजीब मतलब आप देखिए, एक अजीब वाक़या हुआ जिसके बाद अभी उस तहरीक को किसी लीडर की ज़रूरत भी नहीं है। हर नौजवान लीडर है और एक तहरीक चल पड़ी है, और इंशाअल्लाह आज़ादी तो कश्मीर की गारंटीड है। दुआ ये है कि जितना कम से कम उनकी जानों का नुकसान हो और आज़ादी उनको मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन जो भी कीमत देनी पड़ेगी वो कीमत देंगे। और लॉजिकली अगर मुझसे आप पूछते हैं कि जी फिर भी आपको क्या नज़र आता है, कैसे आज़ादी होगी, तो मैं अक्सर एक बात बड़ी तल्ख सी कह देता हूँ कि देखिए 1947 से पहले कश्मीर इंडिया वॉज नेवर टुगेदर। इंडिया एक मुल्क के तौर पे था ही नहीं, कभी भी नहीं था। ये 600 प्रिंसली स्टेट्स थी, 585 के करीब, इतने छोटे छोटे स्टेट थी, और आपस में लड़ते रहते थे हमेशा। ये तो एक साजिश के तहत उनको इकट्ठा किया गया, एक चीज़ बनाई गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल हिंदुस्तान के हालात हैं और जिस किस्म की वहाँ पे एक बुनियाद परस्ती की एक लहर चल पड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया की तरह हिंदुस्तान जो है फिर अपनी ओरिजिन की तरफ जाएगा, फिर उस तरह टूटेगा, और जब टुकड़े टुकड़े होगा, मैं टुकड़े टुकड़े नहीं कह रहा, मैंने कह रहा हूँ अपनी ओरिजिनल शक्ल में जाएगा, बहुत हिस्से बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह उस वक्त गारंटेड कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा। ये तो कम अज़ कम है, उस वक्त तो बिल्कुल आज़ाद होगा। नाज़रीन, आपने सुना शाहीन हालिद भट्ट साहब की बातें। इनमें दो चीज़ें तो आप क्लियर समझ लीजिए कि शाहीन हालिद भट्ट साहब वफादार हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया नवाज शरीफ को छोड़ दी इनके साथ खड़े हैं। कश्मीर के लिए उनकी मोहब्बत अटल है, ये भी आपने देख लिया। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपने होस्ट वासिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।